अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मुस्तजाब हैदर। हम लोग चैप्टर नंबर 6 को स्टडी कर रहे हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन है। उसमें हम वेंटुरी रिलेशन को पढ़ने जा रहे हैं। हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे और हम इसकी स्टेटमेंट भी देखेंगे। ये इस लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करके दिखाता है कि प्रेशर और एरिया का क्या रिलेशन होता है। तो चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की तरफ और इसको समझते हैं। ये बेसिकली एक इफ़ेक्ट था जो कि एक इटालियन फिजिस्ट ने डिस्कवर किया जिसका नाम था गुवानी वेंटूरी। इसने इस इफ़ेक्ट को डिस्कवर किया और उस इफ़ेक्ट की बेस पे यहाँ पे एक रिलेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है वेंटूरी रिलेशन। इफ़ेक्ट क्या था? एक बड़ा सादा सा सिंपल सा इफ़ेक्ट था जिसमें वेंटूरी ने क्या देखा कि जब एक फ्लूइड किसी भी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के पाइप में से मूव करते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है और अगर उस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाए तो उसके एरिया के कम होने की वजह से वहाँ पे प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। यानी हमने जो सेकंड एप्लीकेशन देखी थी उस एप्लीकेशन में हमने देखा था कि जहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। अब हम उसको एक नए अंदाज में देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ये वो इफ़ेक्ट था जो गुवानी वेंटूरी ने डिस्कवर किया और उस इफ़ेक्ट की ही बेस पे हम लोग ये रिलेशन देखने जा रहे हैं। तो इसको समझते हैं और अपने इस रिक्वायर्ड रिलेशन की इक्वेशन को भी ड्राइव करते हैं। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं इस फिगर को और इस फिगर को एक्सप्लेन करते हैं। ये आपको एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक पाइप नज़र आ रहा होगा जिसका ये वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसे मैं A1 के साथ डिनोट कर देता हूँ और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसे हम लोग A2 का नाम दे देते हैं। इस फिगर में थोड़ी सी एग्जैजरेशन हुई है इस सेंस में कि हमने इन एरियाज़ को यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए कंपेरेबल साइजेस में बनाया हुआ है। अदरवाइज जो A1 एरिया है दैट इज़ वेरी मच लार्जर एज कम्पेयर टू A2। A1 A2 की निस्बत बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है। अब अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे हमें स्ट्रीमलाइंस नज़र आ रही हैं। हमने पढ़ा था अपने पुराने पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर कि स्ट्रीमलाइन उस पाथ को कहते हैं जिस पाथ पे आपके फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स मूव करके आगे जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर में स्ट्रीमलाइंस नज़र आ रही होंगी कि हमारे मॉलिक्यूल्स इस पाथ को मूव करते करते इस पाथ पे मूव करते करते आगे की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो स्ट्रीमलाइंस हैं अगर आप इनको देखें तो ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि हमारी यहाँ पे जो फ्लूइड की मोशन है वो एक स्टेडी मोशन है। तो हम इसको ही एक्सटेंड करते हैं और अपने एजम्पशंस को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है सबसे पहले तो उसका जो फ्लो है वो एक स्टेडी फ्लो है। हम लोगों ने इस चैप्टर के शुरू वाले आर्टिकल्स में ये चीज़ सीखी थी कि अगर हर पार्टिकल एग्जैक्टली उसी पाथ पे मूव करते हुए आगे की तरफ जाए जहाँ से उससे पहले जाने वाले पार्टिकल्स गुजर चुके हैं तो इस तरह के फ्लो को स्टेडी फ्लो कहते थे। और एक और एजम्पशन भी है यहाँ पे कि हमारा जो फ्लूइड इसके अंदर मौजूद है वो इनकम्प्रेसिबल है। यानी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। हमें पता है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड उस फ्लूइड को कहते हैं जिसकी डेंसिटी में चेंज नहीं आ रहा होता, जिसकी डेंसिटी नहीं बदल रही होती। तो यहाँ पे ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भी है। और जो तीसरी एजम्पशन है यहाँ पे हमारा ये जो फ्लूइड है ये नॉन विस्कस भी है। नॉन विस्कस होने का क्या मतलब है कि इसकी अंदर जो लेयर्स हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन ज़ीरो है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इस केस में हम लोगों ने ज़ीरो कंसीडर किया हुआ है। तो ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं हमारे उस फ्लूइड के लिए जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है। यानी वो एक स्टैंडर्ड आइडियल फ्लूइड है जो इसके अंदर मूव करते हुए आगे जा रहा है। अब इस फ्लूइड को अगर हम लोग
इसका एनालिसिस करें तो हम लोग देखते हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको A1 नज़र आ रहा है, इसमें जो स्ट्रीम लाइंस हैं हमारे फ्लूइड की, उनके दरमियान फासला ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलते जा रहे हैं और हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज़ होता है, तो हम देखते हैं कि हमारी स्ट्रीम लाइंस जो एक दूसरे से दूर थी, वो अब एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गई हैं। और फिर जब क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज़ करता है, तो फिर वही होता है कि स्ट्रीम्स एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। अब हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात भी सीखी थी कि जब हमारी स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के करीब होती हैं, तो उसका मतलब होता है कि हमारे फ्लूइड ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहा है। और जब स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे से ज़्यादा फासले पे होती हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमारा फ्लूइड रिलेटिवली कम स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो अगर फिर हम इसी चीज़ को यहाँ पे देखें, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी स्पीड A1 और A2 इन दोनों जगहों पे डिफरेंट होगी। जो A1 पे हमारे फ्लूइड की आगे की तरफ मूव करने की स्पीड है, हम उसे V1 का नाम दे देते हैं कि हमारा फ्लूइड V1 की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और यहाँ पे जो हमारे फ्लूइड की स्पीड है, चूंकि स्ट्रीमलाइंस रिलेटिवली एक दूसरे के करीब हैं, तो यहाँ पे जो हमारी स्पीड है, हम उसे नाम दे देते हैं V2 का। और ये V2 जो है वो V1 की निस्बत ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी उसको भी अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं। लेकिन ये जो चीज़ मैंने अभी यहाँ आपको बताई है, ये तो एग्जैक्टली वही चीज़ है जो हम लोग पीछे डराइव भी कर चुके हैं और बड़ी डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं, यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हमने देखा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कि द प्रोडक्ट ऑफ एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। हमारे पास एरिया और स्पीड का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और उस कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का मतलब ये है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हम इक्वल को हटा दें और कांस्टेंट को रिमूव कर दें, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है। यही तो थी हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये रिलेशन हमें यहाँ से पता चला, यानी हमारा जो फ्लूइड इसके अंदर मूव कर रहा है, उस मूव करते हुए फ्लूइड के केस में यहाँ पे स्पीड इनिशियली कम थी, और जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया तो हमारी वहाँ पे स्पीड भी ज़्यादा होगी, जिनको हमने V1 और V2 के साथ इन दोनों स्पीड्स को यहाँ पे डिनोट किया हुआ। अब अगली चीज़ जो हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं वो है प्रेशर। प्रेशर का क्या रिलेशन है? हम देखते हैं कि अगर हमने किसी जगह पे प्रेशर को मेजर करना हो, तो हम उसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस यूज़ करते हैं जो हमें बताती है कि किसी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर कितना प्रेशर है। वो हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं? लेट्स सपोज हमारे पास एक कंटेनर है कुछ इस शेप का, और इसके अंदर हमने कोई लिक्विड प्लेस किया हुआ है। वो लिक्विड मरकरी भी हो सकता है, या कोई भी और लिक्विड हो सकता है। अब हम अगर यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इस एंड के ऊपर और इस एंड के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, अगर इन दोनों एंड्स पे एक्सर्ट होने वाला प्रेशर, जिनको मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे P1 और P2, अगर ये प्रेशर्स के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि इफ़ P1 इज ग्रेटर देन P2, अगर P1 जो है वो P2 से बड़ा हुआ, ज़्यादा हुआ, तो क्या होगा कि ये वाला एंड जो आपको नज़र आ रहा है, इस एंड पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से हमारा ये वाला फ्लूइड जो इस एंड पे मौजूद है, ये नीचे की तरफ चला जाएगा, और जो दूसरे एंड पे हमारे फ्लूइड का लेवल है वो राइज करके ऊपर की तरफ आ जाएगा। और अगर यही काम ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए कि अगर P2 ज़्यादा हो जाए और P1 कम हो जाए, तो फिर क्या होगा? P2 प्रेशर की वजह से हमारे राइट साइड पे मौजूद इस लिक्विड का लेवल नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे जो लिक्विड होगा उसका लेवल राइज करके ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये इफ़ेक्ट हमें यहाँ पे नज़र आएगा। अब उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे भी अप्लाई किया। अगर आप देखते हैं तो हमने जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज डिफरेंट थे A1 और A2, उन दोनों डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज को एक पाइप के साथ कनेक्ट कर दिया, और उस पाइप के अंदर हम लोगों ने एक फ्लूइड
डाल दिया और वो फ्लूइड क्या करेगा, वो बताएगा कि हमें प्रेशर के डिफरेंस की वजह से अपने लेवल को चेंज करके। अब अगर इस जगह पे हम देखते हैं तो हमारा जो फ्लूइड यहाँ पे मौजूद था उसका लेवल डिक्रीज करते हुए नीचे आ चुका है एज कंपेयर टू द फ्लूइड दैट इज ऑन द A2। जो A2 के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहा है वहां पे हमारे फ्लूइड का लेवल राइज करके ऊपर की तरफ चला गया हुआ है और यहाँ पे हमारे फ्लूइड का लेवल राइज कर ड्रॉप करके नीचे की तरफ आ गया हुआ है। अब इसका क्या मतलब है? इसका तो बड़ा सादा सा मतलब नजर आ रहा है कि इस जगह पे प्रेशर ज्यादा हो चुका था और इस जगह पे प्रेशर कम हो चुका था। और हम लोगों ने ये रिलेशन देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि हमने कहा जहाँ पे स्पीड ज्यादा हो जाती है वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि A2 वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जहाँ पे हमारी स्पीड ज्यादा हो गई थी और स्पीड के ज्यादा होने की वजह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा प्रेशर कम हुआ और हमारा लिक्विड राइज करके ऊपर चला गया। और ये वो रीजन है जहाँ पे हमारी स्पीड कम है और प्रेशर स्पीड के कम होने की वजह से ज्यादा हो चुका है, इसलिए यहाँ पे आपको लिक्विड का लेवल रिलेटिवली लोअर नजर आ रहा होगा। तो ये वो इफेक्ट था जो हमें सबसे पहले वेंटुरी ने डिस्कवर करके दिखाया और इस इफेक्ट को हम पीछे वाले से थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में लिखेंगे। क्या कि हमारे पास जो प्रेशर होता है किसी भी एंड पे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि जहां पे एरिया ज्यादा हो जाएगा वहां पे प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा और जहां पे एरिया कम हो जाएगा वहां पे प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो हम लोग इन सारी चीजों को अब एक साथ रिलेट कर सकते हैं कि हो क्या रहा है। अगर एरिया बढ़ता है तो स्पीड कम हो जाती है और स्पीड कम होती है तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है और अगर एरिया कम होता है जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है हमारे पास, तो वहां पे स्पीड ज्यादा हो जाती है और अगर स्पीड ज्यादा होती है तो उसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है। तो अब अगर डायरेक्ट बीच में से हम स्पीड को एलिमिनेट कर दें और प्रेशर को एरिया के साथ रिलेट करके देखें तो हमारे पास ये रिलेशन बनता है कि प्रेशर और एरिया के दरमियान हमें डायरेक्ट रिलेशन नज़र आता है और ये है हमारा वेंटुरी इफेक्ट। अब इस वेंटुरी इफेक्ट को हम आगे ट्रांसलेट करेंगे वेंटुरी रिलेशन के अंदर। इससे जो हम रिलेशन बना सकते हैं वो क्या हो सकता है, उसके लिए क्योंकि ये एप्लीकेशन है बर्नौलिस थ्योरम की, तो हम हमारी बर्नौलिस इक्वेशन को एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे लिखते हैं। वो यकीनन आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में याद कर ली होगी। हमने पढ़ा था कि प्रेशर प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 is equal to pressure plus half rho V2 square plus rho GH2। हम लोगों ने सीखा था कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन सब का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है जो कि हमारी बर्नौलीज इक्वेशन कहलाई थी। अब इस इक्वेशन को हम लोगों ने वेंटुरी रिलेशन के अंदर कन्वर्ट करके देखना है कि वो किस तरह बनती है। तो यहाँ पे देखते हैं, हम लोगों ने ये देखा कि ये V1 है हमारे पास और यहाँ पे स्पीड V2 है। अगर हम इन दोनों एंड्स की हाइट को देखना चाहें, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात सीखी थी, दोबारा से बताता हूँ कि अगर ये हमारे पास लेट्स सपोज कंसीडर करें कि ये ग्राउंड लेवल है और इस ग्राउंड लेवल से आपने अपने इस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो पाइप है इसकी हाइट को डिटरमिन करना है। तो हाइट इसकी अगर डिटरमिन करना चाहें आप इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की या इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की, तो हमने देखा था कि वो हाइट हमेशा मेजर की जाती है फ्लूइड के सेंटर से। और अगर ये पाइप हमारा हॉरिजॉन्टल पाइप हो, हॉरिजॉन्टल, अगर ये पाइप हमारा हॉरिजॉन्टल पाइप हो तो इसका मतलब है कि जो हाइट मैं यहाँ पे H1 कंसीडर कर रहा हूँ और जो हाइट मैं यहाँ पे H2 कंसीडर कर रहा हूँ, ये दोनों हाइट्स एग्जैक्टली इक्वल कंसीडर होंगी क्योंकि हमने हाइट्स उनकी मीन पोजीशन से लेनी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हाइट्स इस पूरे पार्ट में हॉरिजॉन्टल होने की वजह से सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी हाइट H1
विल बी इक्वल टू H2 और वो इक्वल होगी H के, फिर हमें H1 और H2 कहने की ज़रूरत नहीं है, हम खाली H लिख सकते हैं। तो एक तो ये रिलेशन हम लोगों के सामने आ गया जिसको अभी हम लोग इस यूज़ करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़, हम लोगों ने कहा कि जो एरिया है A1 दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A2। A1 जो है बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू A2। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर A2 बहुत बड़ा है तो क्या स्पीड का भी कुछ इसी तरह का रिलेशन आएगा? हमें पता है एरिया जितना ज़्यादा होता जाता है स्पीड हमारी उतनी ही कम होती जाती है। तो अगर हम लोगों ने ये चीज़ पहले से एक्सप्लेन की कि A1 इज़ वेरी मच ग्रेटर देन A2, तो अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सामने रखें तो यहाँ से हम एक और रिलेशन भी बना सकते हैं, क्योंकि एरिया और स्पीड के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। अगर A1 बहुत बड़ा है A2 से तो हम लोग कह सकते हैं कि V1 बहुत छोटा होगा V2 से, यानी V1 एज कंपेयर टू V2 बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, इतनी ज़्यादा स्मॉल होगी कि हम प्रैक्टिकली इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पूरी कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालने वाली, इस वजह से हम लोग जो V1 है इसको निगलेक्ट कर देंगे, और निगलेक्ट करने का एक तरीका ये है कि हम उसको ज़ीरो के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाएगी हमारी कैलकुलेशंस के रेफरेंस से। तो हम अब ये वैल्यूज़ अगर अपनी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी इक्वेशन एक नई फॉर्म में आ जाएगी। सबसे पहले प्रेशर लिखा हुआ है, प्रेशर को हम बिल्कुल इसी तरह से लिखा रहने देंगे, P1 ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस हमारे पास लिखा हुआ है हाफ रो एंड V1 स्क्वायर, और V1 को हम लोगों ने यहाँ पे ज़ीरो कंसीडर किया हुआ है, हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस रो G H1, लेकिन हमने कहा H1 और H2 इक्वल हैं, इसलिए हमने H1 या H2 लिखने की बजाय सिर्फ H लिख दिया। इसी तरह राइट साइड पे P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G और H, इस तरह का एक रिलेशन आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में देखें कुछ टर्म्स जो हैं वो रिमूव हो सकती हैं। कैसे? ये तो ज़ीरो है, और ज़ीरो से जब ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे का सारा फैक्टर हमारा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो रो GH लिखा हुआ है, यहाँ पे भी रो GH लिखा हुआ है, इक्वेशंस की दो साइड्स पे लिखे हुए हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास ये तीन टर्म्स जो हम लोगों ने यहाँ पे मार्क की हैं, ये तीनों टर्म्स हमारी इस इक्वेशन में से एलिमिनेट हो जाएंगी, और जो बाकी टर्म्स बचेंगी वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास बचेगा P1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, और अगर इसमें से जो हमारे पास P2 है इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। हमारे पास इस तरह का एक रिलेशन बन जाएगा, जिसकी एक साइड पे अगर आप देखें तो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, और दूसरी साइड पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आ रही है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, अगर हम अपनी इस फिगर को देखें तो हमें इस फिगर में ये प्रेशर डिफरेंस नज़र आ रहा है। अगर हम देखते हैं कि ये जो रीजन हमें नज़र आ रहा है हमारा फ्लूइड, इसमें इस जगह तक फ्लूइड का लेवल यहाँ तक मौजूद था, और यहाँ पे हमारा फ्लूइड इस लेवल तक मौजूद था। तो अगर हम देखना चाहें कि इन दोनों लेवल्स में डिफरेंस कितना है, तो हम इनके दरमियान मौजूद डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो वो जो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे होगा वो हमें इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा होगा। इसी तरह से वो डिफरेंस हमें यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। मतलब ये जो दो लेवल्स हैं इनके दरमियान अगर फासला आप लोग डिटरमिन कर लें तो आपने प्रेशर का डिफरेंस मेजर कर लिया। तो हम लोग इस प्रेशर के डिफरेंस को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े। तो ये जो हमारे पास प्रेशर का डिफरेंस है वो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल आता है। हम इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को वेंटूरी रिलेशन का नाम देते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी
वेंटोरी रिलेशन कहलाती है। अब दो चीज़ों में फ़र्क हमें पता होना चाहिए। मैंने पहले आपको समझाया कि वेंटोरी इफ़ेक्ट क्या है और उस इफ़ेक्ट को यूज़ करते हुए हम लोगों ने ये इक्वेशन ड्राइव की, जिस इक्वेशन को हम लोग नाम दे रहे हैं वेंटोरी रिलेशन। इफ़ेक्ट क्या है कि प्रेशर एंड एरिया आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एरिया कम होता जाएगा वैसे वैसे आपका प्रेशर कम होता जाएगा। और फिर उसको यूज़ करते हुए एक हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए जब हम ये रिलेशन बना लेंगे तो इस रिलेशन को हम लोग नाम देंगे वेंटोरी रिलेशन। अब इस वेंटोरी रिलेशन में क्या खास बात है हमें ये भी देखना चाहिए, और वो खास बात बताएगी हमें इसकी एक बड़ी खास एप्लीकेशन। वेंटोरी रिलेशन की जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एप्लीकेशन है वो है स्पीड को मेजर करना। वेंटोरी रिलेशन को यूज़ करते हुए हम स्पीड ऑफ फ्लूइड को मेजर करते हैं। किस तरह से स्पीड ऑफ फ्लूइड को देखते हैं? अगर हम इसी रिलेशन को देखें जो मैं अभी कुछ देर पहले आपको बता रहा था कि हमें प्रेशर डिफरेंस का अगर पता हो, उस प्रेशर डिफरेंस को हम लोग यूज़ करें और हमें फ्लूइड का पता हो तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। और रीअरेंज करने की फॉर्म में ये क्या बनेगा, हमारे पास जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा होगा तो ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स P1 माइनस P2, और जो हमारे पास यहाँ पे रो है, डेंसिटी है, वो मल्टीप्लाई हो रही है। अगर इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी और हमारे पास जो रिलेशन बचेगा वहाँ पे V2 का स्क्वायर आ जाएगा। और फिर अगर रीअरेंज करने के साथ साथ हम इसका स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं तो V2 कुछ इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो। तो इस रिलेशन को जो यहाँ पे इस वक्त आपके सामने नज़र आ रहा है, इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम फ्लो करते हुए फ्लूइड की स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये इसकी एप्लीकेशन है वेंटोरी रिलेशन की, कि इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए हम स्पीड ऑफ फ्लूइड फाइंड आउट करते हैं, और जिस डिवाइस को यूज़ करते हैं स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हम उस डिवाइस को नाम देते हैं वेंटोरी मीटर। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एमसीक्यूज़ के हवाले से बड़ी ज़्यादा अहमियत रखती है। पूछा जाता है इसका कि वेंटोरी मीटर क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि वेंटोरी मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो स्पीड ऑफ फ्लूइड को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें एक कन्फ्यूजन आ जाती है क्योंकि वेंटोरी रिलेशन जो है ये बेसिकली प्रेशर और एरिया का रिलेशन है, तो अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, वो इसको वेंटोरी मीटर को प्रेशर के साथ रिलेट कर देते हैं। हालांकि वेंटोरी मीटर प्रेशर मेजर करने की डिवाइस नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो स्पीड ऑफ फ्लूइड उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो स्टूडेंट्स ये था वेंटोरी रिलेशन। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।